Okay ji, our next discussion is on tax credit, tax shield and withholding tax. According to Federal Board of Revenue, there are some kind of tax incentives. There are some kind of tax protections. So उस perspective में ये different जो टर्म्स हैं इनका कॉन्सेप्ट है और आज के डिस्कशन में हमने इसका ट्रीटमेंट और नेचर डिस्कस करनी है एट इंडिविजुअल एंड एट कॉर्पोरेट लेवल. So moving on, the first concept is tax credit. Tax credit is basically a permission to reduce the amount of income that is subject to tax. A tax credit is not same as tax deduction. So what is tax deduction? थिंक फॉर अ वाइल, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिए टैक्स डिडक्शन पे जब हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला टॉपिक किया और सैलरी वाला. ठीक है. टैक्स डिडक्शन बेसिकली वो अमाउंट जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर रही है. ठीक है, वो डिडक्शंस हैं. लेकिन टैक्स क्रेडिट क्या है? टैक्स क्रेडिट मीन्स आपकी टैक्सेबल अमाउंट को रिड्यूस करे, जो आपका टैक्स एक्सपेंस है उसको रिड्यूस करिए जो वैल्यू, वो टैक्स क्रेडिट है. देखें, टैक्स क्रेडिट में लेट्स सपोज इट्स टीसी टैक्स क्रेडिट. टैक्स क्रेडिट में जो टैक्स एक्सपेंस है वो कम हुआ, टैक्स एक्सपेंस. जबकि टैक्स डिडक्शन में क्या हुआ? टैक्सेबल वैल्यू कम हुई जिस पर टैक्स चार्ज होना है. सो दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. टैक्स क्रेडिट, इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको. टैक्स क्रेडिट आप लोग को याद होगा जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे इनकम फ्रॉम बिजनेस, येस, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि टैक्स क्रेडिट दिया जाता है उन कंपनीज़ को जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर करती हैं. और फ्रेश ग्रेजुएट्स क्या हैं? जो एफबीआर कौन से ग्रेजुएट्स फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जिनको एफबीआर फ्रेश ग्रेजुएट्स कंसिडर कर रहा है? जो 2017, आई थिंक इट वाज जुलाई 2017 के बाद जो ग्रेजुएट हुए हैं वो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं. अगर इनको हायर किया जा रहा है, ठीक है, तो जो भी टैक्स की वैल्यू आई होगी उसमें एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन थी जिसमें ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय अमाउंट पेड टू द पर्सनस जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं. ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई कर दिया विद द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स और इस तरह से एक वैल्यू स्पेसिफिक निकल आई. उतना टैक्स क्रेडिट, उतनी वैल्यू रिड्यूस कर दी. वो जो वैल्यू आई वो टोटल टैक्स एक्सपेंस में से रिड्यूस कर दी. सो दैट वाज टैक्स क्रेडिट. टैक्स क्रेडिट इज़ बेसिकली आपका टैक्स एक्सपेंस कम, जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड टैक्स एक्सपेंस है उसको कम कर दिया, वो टैक्स क्रेडिट है. टैक्स क्रेडिट ऑब्वियसली लोअर अ पर्सन टैक्स बिल. टैक्स का जो बिल है, जो टैक्स की अमाउंट है, टैक्स एक्सपेंस है, वो कम हो जाता है. सो दैट्स वाई टैक्स पेयर इन्वेस्ट टाइम. सो दैट्स वाई बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन यूज़ टू इन्वेस्ट देयर टाइम. किस चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि टैक्स क्रेडिट को फर्दर जो है ऑन कर सकें. टैक्स क्रेडिट को किस तरह से मज़ीद जो है वो कोप कर सकते हैं, टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स क्रेडिट. मैं दोबारा बता रही हूँ, टैक्स क्रेडिट और टैक्स डिडक्शन. टैक्स डिडक्शन, डिडक्शंस क्या हैं? जिसमें आप डिडक्ट कर देते हैं इनकम में से, एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर दिया, वो डिडक्शंस हैं. कुछ स्पेसिफिक आपको अलाउ कर, जैसे देयर आर काइंड ऑफ इनकम जो कि डिडक्शंस में कंसिडर की जाती हैं. ठीक है, मतलब उनको आपने ट्रीट नहीं करना होता, वो आप क्या करते हैं, उनको डिडक्ट कर देते हैं उसमें से. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ द पर्टिकुलर अमाउंट इज़ पेड फॉर पर्टिकुलर चैरिटेबल पर्पसेस. ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल जब हम सैलरी वाला चैप्टर करें तो मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो डिडक्शंस में आते हैं. ठीक है, जो एक्चुअली मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, नॉट मेडिकल अलाउंस. ठीक है, इसी तरह से चैरिटी की है आपने तो वो डिडक्शंस में आएगी और वो आपकी इनकम में से रिड्यूस हो रही है. जबकि टैक्स क्रेडिट आपकी टैक्स एक्सपेंस को कम कर रहा है. ठीक है, जैसे इसी तरह एक कॉन्सेप्ट था कि जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं, बच्चों के फ़ी है, उसमें आपको ग्रांट मिल रही है, जो आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस है वो रिड्यूस होगा. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स क्रेडिट्स जो कि किन बेसिस पे जी, अंडर स्पेसिफिक इनकम लिमिट्स इंक्लूडिंग क्रेडिट फॉर केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सेविंग फॉर रिटायरमेंट. सो दीज आर द काइंड ऑफ टैक्स क्रेडिट्स जो कि डिफरेंट स्टेट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं. Now what is tax shield? A tax shield is an
allowable deduction from taxable income that results in a reduction of taxes owed. अच्छा जी, टैक्स शील्ड क्या है? दिस इज एक्चुअली अलाउएबल डिडक्शन. ठीक है, ये एक अलाउएबल हमने डिक्रीजिंग करनी है टैक्सेबल वैल्यू में, दैट रिजल्ट्स इन अल्टीमेट टैक्स रिडक्शन. ठीक है, नाउ देयर आर डिफरेंट concepts and different kinds and different structuring of tax shield. Like बेनिफिट्स क्या हैं टैक्स शील्ड के जी? टैक्स शील्ड्स आर पार्ट ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी. आपने किस तरह से अवेल करनी है टैक्स शील्ड, आपने किस तरह से, देखें डिडक्शंस वो हैं, अगर मैं यहाँ पे सेग्रीगेट करूँ टैक्स डिडक्शंस को और टैक्स शील्ड को, तो टैक्स डिडक्शन वो है जो कि आपके एक्चुअली एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, जैसे आपने चैरिटी किया, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, आपने बिलिंग दिखा दी, इस तरह से वो डिडक्शंस में आएगा. बट टैक्स शील्ड क्या है? टैक्स शील्ड इज़ एक्चुअली आप प्लान आउट अपना इस तरह से कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स इस तरह से कर रहे हैं कि आपको टैक्स प्रोटेक्शन मिले, आपको टैक्स इंसेंटिव मिले, आपका टैक्स एक्सपेंस कम से कम हो. दिस इज़ एक्चुअली द डिफरेंस. टैक्स डिडक्शन जो कि एक्चुअली इनकर्ड हुआ एक्सपेंस और वो डिडक्ट हुआ, लेकिन टैक्स शील्ड में आपने मैनेजमेंट, दिस इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ अर्निंग मैनेजमेंट विद रिगार्ड टू टैक्सेशन. आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं एक्सपेंसेस को, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से चार्ज कर रहे हैं उनको, ताकि आपकी टैक्स एक्सपेंसेस कम से कम हो. सो कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है टैक्स डिडक्शन में और टैक्स शील्ड में. ओके, टैक्स शील्ड्स आर पार्ट ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी. दिस इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी. ठीक है, ये फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का पार्ट है. और फर्दर इसमें क्या करना है जी? इंक्रीज़ करना है एक्सपेंसेस को थ्रू दे लोअर टैक्सेबल इनकम. ऑब्वियसली दे आर सपोज टू लोअर द टैक्सेबल इनकम. खर्चों को बढ़ाना है. ठीक है, खर्चों को अब किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से इंक्रीज़ करना है, इन अ लीगल वे, नॉट विद मैनिपुलेटिव वे, इन अ लीगल बाउंड्रीज, किस तरह से इन एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ करना है. एंड डिक्रीज कैश ऑन हैंड बट द पुट मनी इनटू इन्वेस्टमेंट दैट प्रोवाइड अ हायर रिटर्न. ठीक है, इस पर्सपेक्टिव में भी हमने टैक्स शील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया. कॉमन एक्सपेंसेस दैट आर डिडक्टेबल. ठीक है, जिसमें टैक्स शील्ड मिल सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्रिसिएशन. आप डेप्रिसिएशन की मैनेजमेंट इस तरह से करें कि दैट कुड लीड टूवर्ड्स लोअरिंग द टैक्स एक्सपेंस. अमोर्टाइजेशन, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है लोन की, मॉर्गेज पेमेंट्स एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस, दीज आर केसेस वेयर इनकम कैन बी लोअर्ड फॉर सर्टेन ईयर्स. ठीक है जी. फर्दर द टैक्स शील्ड कहाँ, इसका यूजेज कहाँ है? Tax shield, corporations and individuals both experience the benefit of tax shields. These are two main strategies that companies can use. Capital structure optimization. कैपिटल स्ट्रक्चर को आप क्या करें, कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपको टैक्स प्रोटेक्शन और टैक्स इंसेंटिव मिले, आपका टैक्स एक्सपेंस कम से कम हो. और एक्सेलरेट करें डेप्रिसिएशन मेथड्स को. एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड शुड बी यूज्ड, जिसमें वो मेथड चूज़ करें जिसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ बीइंग चार्ज इन इनिशियल ईयर्स राइट. बेसिकली आप डेप्रिसिएशन का मेथड जो मर्जी चूज़ करें, वेदर इट इज़ स्ट्रेट लाइन मेथड, वेदर इट इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड जब कंप्लीट होता है तो टैक्स एक्सपेंस सेम आएगा. ठीक है, बट द फैक्टर दैट कुड अफेक्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी और टैक्सेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमेशा जो एक्सपेंस है वो सेम रहता है. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर्स सेम रहेगा. जबकि रिटन डाउन या रिड्यूसिंग मेथड में क्या होता है, टैक्स एक्सपेंस ग्रेजुअली रिड्यूस करता है, ग्रेजुअली जो है वो उसकी वैल्यू कम होती जाती है. सो जो वैल्यू जो फैक्टर इम्पैक्ट करता है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर इम्पैक्ट करता है और टैक्स का फैक्टर इम्पैक्ट करता है. अब इन दोनों को वन बाय वन एग्जाम्प्लीफाई भी किया गया है. नेक्स्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर. Capital structure is the impact of adding and removing a tax shield is significant enough that companies will take into account when considering. That's why
फाइनेंस का एक मेजर डिसीजन ये होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजर की अगर आप उसकी ड्यूटीज़ देखें या फाइनेंस का रोल देखें तो देर आर 4 मेजर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना, मतलब डेली डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं और डे टू डे फंडिंग रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करना। द सेकेंड डिसीजन इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना ताकि कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज हो। ऑब्वियसली कंपनी की वेल्थ कब मैक्सिमाइज होगी, जब कंपनी को पे बैक कम करना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर की रिटर्न की फॉर्म में, ठीक है, मतलब शेयर्स के बदले प्रॉफिट और इसी तरह डिबेंचर के बदले इंटरेस्ट और पे बैक फर्दर टैक्सेस की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो टैक्स डिडक्टिबल है। सो इस वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो द सेकेंड मेजर पार्ट जो है, सेकेंड मेजर रोल फाइनेंस मैनेजर का क्या आता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना। देन द थर्ड इज़ डिविडेंड पॉलिसी पे वर्कआउट करना कि डिविडेंड रिटर्न्स पे बैक्स किस तरह से क्या होने चाहिए। सो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मिनिमम आए, टैक्सेशन पे भी इफेक्ट आए इसका, देखिए सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है ना आपस में बिजनेस में। सो विच एज देयर मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी फंडिंग, ठीक है, इट्स ऑब्वियसली यू नो वेल इट्स अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी फंडिंग सिंस द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टिबल। Interest expense is tax deductible while dividend payments on equity shares are not. It makes debt funding that much cheaper, ठीक है, debt funding जो है वो comparatively जिसमें टैक्स डिडक्शन मिल जाती है। सो फर्दर किस तरह से टैक्स डिडक्शन मिल रही है कैपिटल स्ट्रक्चर में, इसको एक दफ़ा यहाँ पर देख लेते हैं। अ कंपनी कैरीज अ डेट बैलेंस, a company carries a debt balance of $8 million with a 10% cost of debt and 35% tax rate. कंपनी के पास जी $80 लाख कर्जा है और 10% कॉस्ट ऑफ डेट, इट मीन्स इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है। सो और 35% टैक्स रेट है। दिस कंपनी टैक्स सेविंग, अच्छा कंपनी के टैक्स सेविंग्स कितनी है, द पॉइंट इज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स शील्ड एंड व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स शील्ड। अमाउंट ऑफ टैक्स शील्ड, कितना टैक्स में सेविंग्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक आपको सवाल आ जाता है, जी बताएं क्विज में से क्वेश्चन आ गया इतने स्टेटमेंट एंड व्हाट इज द कंपनी सेविंग रिगार्डिंग टैक्सेशन, ठीक है। सो आपने करना क्या होगा फिर, एज सच द शील्ड इज द फॉर्मूला विल बी, टैक्स शील्ड के लिए आपके टैक्स सेविंग्स कितनी है, टैक्स शील्ड टैक्स सेविंग्स कितनी, टैक्स सेविंग्स हैं, कॉस्ट ऑफ डेट या फिर पर्टिकुलर एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट की अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट एंड मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, TR टैक्स रेट, ठीक है। टैक्स शील्ड हम अभी किसके पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव में, कितना टैक्स सेविंग हुआ, कितना टैक्स सेव हुआ, क्योंकि यूजुअली जो मेजर टैक्स शील्ड मिलती है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव में ही डेट सिक्योरिटी की फॉर्म में मिलती है, तो वो किस तरह से कितना मिल रहा है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ डेट आपके पास इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करें, क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बेसिकली टैक्स सेविंग्स, ठीक है, टैक्स शील्ड किस पर्सपेक्टिव में, कैपिटल स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव में। सो इट इज़ डेट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट या इंटरेस्ट पेमेंट, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, TR स्टैंड्स फॉर टैक्स रेट। अच्छा जी, डेट है आपके पास कितना, 8 मिलियन, ठीक है, 8 मिलियन, इसको 8 मिलियन लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है, कॉस्ट ऑफ डेट है 10%, तो आपने 8 मिलियन का 10% ले लेना है। 8 मिलियन का 10% लेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, 8 लाख, 8 लाख, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट बन गया, मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट कितना है, टैक्स रेट है आपके पास 35%, तो इन दोनों की वैल्यूज़ जो भी हुई उनको 35% से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो $2,80,000 आपके पास आ गया। ये $2,80,000 क्या है, ये 2,80,000 टैक्स शील्ड आ गई आपके पास कि कंपनी ने इतनी अमाउंट से टैक्स सेव किया है, टैक्स एक्सपेंस सेव किया, टैक्स एक्सपेंस रिड्यूस किया $2,80,000 से। दिस इज़ इक्वलेंट टू
अब यहाँ पे देखें, यही फॉर्मूला, यही तरीका है, ये देखें दिस पॉइंट, वैल्यू ऑफ डेट, ओवरऑल वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट 10%, 10% किसका लिया, डेट का ही ना, 88 मिलियन का यहाँ पे, तो 8 लाख आया, और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया 35% से, दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड देन मल्टीप्लाइड विद 35%, सो $2,80,000 की कंपनी की टैक्स सेविंग्स है। दिस इज इक्वलेंट टू द 8 लाख इंटरेस्ट एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 35%, ठीक है जी। द इंट्यूशन हेयर इज दैट द कंपनी हैज़ एन $8 लाख रिडक्शन इन टैक्सेबल। अब यहाँ पे इम्पैक्ट देखिएगा, क्योंकि हम बात करें ना कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि रिटर्न वेल्थ मैक्सिमाइज करे। फाइनेंस मैनेजर का ये रोल है कि वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो और रिटर्न्स और पेबैक्स भी कम हो। सो द इंट्यूशन हेयर इज दैट द कंपनी हैज़ एन 8 लाख रिडक्शन इन टैक्सेबल इनकम। कंपनी ने क्या किया जी, 8 लाख कहाँ पे बचाया है, 8 लाख इंटरेस्ट देकर खर्चे 8 लाख से कम कर दिए, ठीक है, क्योंकि रिडक्शन होगी ना। सिंस द इंटरेस्ट एक्सपेंस इज डिडक्टेबल, दिस रिड्यूसेस द टैक्स इट नीड्स टू पे बाय $2,80,000। जिसने क्या किया है, क्या इम्पैक्ट किया इसने, $2,80,000 का टैक्स आना था इस पर, जो कि अब नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ने इक्विटी फॉर्म में नहीं लिया, कंपनी ने डेट फॉर्म में लिया। तो ये फ़ायदा है डेट का, डेट स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का। सो कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी ऑफ दैट टाइप जिसमें टैक्स शील्ड मिले। देखें, अब ये बैकेंड पे प्लानिंग है, ठीक है, टैक्स डिडक्शन तो वो थी ना जो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, रिकॉर्ड किए इन दैट साइड, लेकिन टैक्स शील्ड आपकी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मैनेजमेंट, जिसमें आपके टैक्स एक्सपेंसेस रिड्यूस्ड हों, ठीक है, क्योंकि आप ऑब्वियसली आपने वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है अपने पे ऑफ्स को कंट्रोल करके, अपने आउटफ्लोज को कंट्रोल करके। सो दिस इज़ ऑल्सो द टूल ऑफ कंट्रोलिंग आउटफ्लोज एज वेल। सो ये था हमारे पास द फर्स्ट मेथड, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन। टैक्स शील्ड स्ट्रैटेजिकली कहाँ यूज़ करें, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज करके। एंड द सेकेंड मेथड इज़ एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड को किस तरह से एक्सेलरेट करके टैक्स शील्ड ली जा सकती है। सिंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज टैक्स डिडक्टेबल, depreciation expense is also tax deductible. Companies generally prefer to maximize depreciation expense as quickly as they can on their tax filings. Corporations can use a variety of different depreciation methods such as double declining balance and sum of years digit to lower taxes in the early years. It should be noted that regardless of, the major point is, regardless of depreciation method is used, the total expense will be the same over the life of the asset. आप asset की for example the maturity period is 5 years or 10 years. For example the maturity period is 5 years, ठीक है, तो 5 सालों में आप जो भी मेथड यूज़ करें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी द सेम। लेकिन इनिशियल ईयर्स में क्या आता है और लास्ट ईयर्स में क्या आता है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में सेम रहेगा और रिड्यूसिंग में इनिशियल ईयर्स में ज़्यादा होता है और ग्रेजुअली वो रिड्यूस हो जाता है एक्सपेंस, ठीक है। सो एक्सेलरेट करना है डेप्रिसिएशन को, इट मीन्स कि स्टार्टिंग में आप उसको मैक्सिमम करें, ठीक है। दस द बेनिफिट कम्स फ्रॉम द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पर्सपेक्टिव में जो बेनिफिट्स हैं, एंड पुशिंग टैक्स एक्सपेंसेस आउट एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस पर ज़्यादा शो होंगे, ठीक है, अगर आप जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करें। सिंस डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस बिकॉज कैश इज़ एक्चुअली किसी सेकेंड हैंड को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कैश बिजनेस नहीं है, लेकिन एक रिजर्व के सॉर्ट क्रिएट हो रहा है ना, एक सेविंग्स क्रिएट हो रही है। एंड टैक्स इज अ कैश एक्सपेंस, देयर इज़ अ रियल टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेविंग। नॉन कैश एक्सपेंस है लेकिन कैश एक्सपेंस को इम्पैक्ट कर रहा है। सो इसको किस तरह से आपने मैक्सिमम करना है इनिशियल ईयर्स में, ताकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पर्सपेक्टिव में टैक्स शील्ड मिले। सो होप सो कि आपको टैक्स शील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। टैक्स शील्ड बेसिकली अर्निंग मैनेजमेंट विद अगेंस्ट एक्सपेंसेस, जिसमें आप किस तरह से मैनेज करें कि एक्सपेंसेस को हायर करें, शो करें, ठीक है। जैसे स्टार्ट में यहाँ पर डिस्कस किया गया था जी कि टैक्स शील्ड क्या है, इंक्रीजेस द एक्सपेंसेस तो दे लोअर टैक्सेबल इनकम, ताकि इनकम को आप क्या करें, कम शो कर सकें, एंड डिक्रीज कैश ऑन हैंड। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स शील्ड। यहाँ तक जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, द फर्स्ट पॉइंट वाज टैक्स क्रेडिट, ठीक है, आप मिक्स ना करें इसलिए मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। टैक्स क्रेडिट क्या था,
टैक्स एक्सपेंस में से कुछ आपको रिलीफ मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स क्रेडिट। वो टैक्स क्रेडिट किस फॉर्म में हो सकता है? वो एजुकेशनल एक्सपेंसेस के फॉर्म में हो सकता है, वो कंपनी के परस्पेक्टिव में तो फ्रेश ग्रेजुएट के फॉर्म में हो सकता है। अगर आपने फ्रेश ग्रेजुएट हायर किए हैं बीइंग बिजनेसमैन, तो उसमें आपको थोड़ी सी सेविंग्स टैक्स एक्सपेंस में कुछ अमाउंट सेव हो जाएगी। बेसिकली ये सारी सेविंग्स है, टैक्स इंसेंटिव्स है। तो टैक्स क्रेडिट इस तरह से। टैक्स डिडक्शन क्या है जी? एक्चुअली जो एक्सपेंस इनकर्ड हुआ वो आपको, जैसे आपने डोनेट किया है, चैरिटी की है, मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, वो आपके टैक्सेबल इनकम को कम करें। टैक्सेबल इनकम को क्या करें? कम करें। अच्छा, और टैक्स शील्ड क्या है? टैक्स शील्ड इज़ बेसिकली एक्सपेंसेस को इस तरह से बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें कि अल्टीमेटली वो किस चीज़ को रिड्यूस कर दें? टैक्स एक्सपेंस को। ठीक है। सो दीज वर 3 कॉन्सेप्ट्स जो अभी हमने डिस्कस किए। अच्छा जी, इनकम टैक्स शील्ड की एग्जांपल होगी। अब ज़रा डेप्रिसिएशन की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन में फॉर एग्जांपल इफ़ अ कंपनी हैज़ एन एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर of $2,000 and the rate is set at 10%. ठीक है। द टैक्स सेविंग्स फॉर द पीरियड इज़ 200। ठीक है, क्योंकि एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ रहा है? 2000 एंड द रेट ऑफ टैक्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे कहा जाता है कि एक एसेट ख़रीदा है जो कि है 20,000 का, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं लास्ट वाले उसमें टैक्स शील्ड आपने कैलकुलेट करनी हो कि टैक्स शील्ड डेप्रिसिएशन में कितनी मिल रही है, तो आपने ये एसेट ख़रीदा है 20,000 का, 20K लिख रही हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा ना, जैसे लास्ट डेट के पर्सपेक्टिव में था, तो डेट इनटू कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट इनटू टैक्स रेट, इट्स TR। इसी को अब कन्वर्ट करते हैं टैक्स शील्ड डेप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, सो ओके, टैक्स शील्ड डेप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव में। तो ये क्या था? डेट। तो यहाँ पे क्या आएगा? एसेट की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट था, मतलब इस पे जो खर्चा आ रहा है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन मतलब एसेट पे जो खर्चा आ रहा है। इसके बाद आएगा जी मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मूला में अगर मैं चीज़ें ऐड करूं तो वो क्या बनेंगी? एसेट है 20K का, ये जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 20,000 का। एसेट कितने का है? 20,000 का। इस पर डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन उन्होंने कहा, और अच्छा उन्होंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन निकाल के दी हुई है 2000, 10%, जो कि डेप्रिसिएशन रेट है ना 10%। लेट्स सपोज आपको एक्सपेंस ने गिवन, आपको 10% गिवन है, सो 10% ऑफ दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। टैक्स रेट उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ जी, टैक्स रेट 10% है। तो आप इसको सारे को सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा? $200। $200 से टैक्स शील्ड मिली है अगेंस्ट एक्सेलरेटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। सो टैक्स शील्ड, अर्निंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं ताकि आप अपनी इनकम को लॉयर शो करें विद रिगार्ड टू एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हायर। For depreciation, an accelerated depreciation method will also allocate more tax shield in earlier periods. Earlier time frame में आपको ज़्यादा benefit देगा and less in later periods. The tax savings are larger because there is a larger deduction. However, it is important to consider the effect of temporary differences between depreciation and capital cost allowance for tax purposes. Capital cost allowance क्या है? कैपिटल कॉस्ट अलाउंस जो कि आपका मर्ज हो रहा है, आपने क्या किया है, जो आपकी सेविंग्स मर्ज हो रही हैं, बट वी आर कंसर्न्ड विद डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो कि ईयरली बेसिस पे हम चार्ज कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया आपके पास विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स और रिटेंशन टैक्स। withholding tax is an income tax to be paid to the government। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है जब आई थिंक इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस, जिसमें देयर वाज अ पर्सन जिसकी इनकम जो इनकम रिसीव कर रहा था हॉस्पिटल से
और क्लिनिक से, ठीक है, जो हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड था और क्लिनिक जो था उसका क्लिनिक को ऑन कर रहा था, ठीक है, और हॉस्पिटल से उसको जो वैल्यू मिल रही थी वो 96% थी, एग्जैक्टली 96% वैल्यू ही वाज रिसीविंग। मतलब अर्न वो कितनी कर रहा है 100%, लेकिन वो रिसीव कितनी कर रहा है 96%। तो 4% कहाँ जा रहा था विद होल्डिंग टैक्स में। वो क्या कॉन्सेप्ट था जी, वो ये कॉन्सेप्ट था कि जो यूजुअली टैक्स कौन पे करता है, व्हाट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्स इज ऑल्सो नोन एज यूजर फी, ठीक है, यूजर फी। सो यूजर फी है टैक्स, हम वी आर यूजिंग अ प्रोडक्ट तो हमें वी हैव टू पे टैक्स, वी आर यूजिंग द मनी वी हैव टू पे टैक्स। तो इसी तरह से विद होल्डिंग टैक्स में कॉन्सेप्ट ये आता है कि यूज़र पे नहीं करता टैक्स, यूज़र रिसिपेंट ऑफ मनी जो पैसा रिसीव कर रहा है वो टैक्स पे नहीं करता, जो पेयर है, जो एक्चुअली दे रहा है, जो इंस्टीट्यूशन दे रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन इनकम दे रही है वो पे करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। एज मैंशनड हियर इट इज़ एन इनकम टैक्स टू बी पे टू द गवर्नमेंट बाय द पेयर ऑफ द इनकम। जो इनकम को दे रहा है वो इनकम जो है इनकम टैक्स सबमिट कराता है। द टैक्स इज दस विद हेल्ड, टैक्स गवर्नमेंट अपने पास रखती है और डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ड्यू टू द रिसिपिएंट इन मोस्ट जुरिस्डिक्शंस। विद होल्डिंग टैक्स अप्लाइज टू एम्प्लॉयमेंट इनकम। यूजुअली एम्प्लॉयमेंट इनकम में होता है कि एम्प्लॉयर जब इनकम दे रहा होता है, इनकम पे करता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को, तो वो एक स्पेसिफिक जो रेट है वो डिडक्ट कर लेता है विद होल्डिंग टैक्स, जिसको हम यूजुअली TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कहते हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब एडवांस डिडक्शन होगी ना, एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लिया गया, अभी टैक्स फाइल नहीं किया उसने, टैक्स पे नहीं किया, लेकिन फिर होता यह है कि विद होल्डिंग टैक्स जब गवर्नमेंट को सबमिट करा दिया, ये टैक्स इवेजन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली स्ट्रैटेजी ये टूल है। फिर इसमें ये होता है कि जब वो पर्सन टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसको अगर तो उसने रिटर्न फाइल किया है और उसका जो विद होल्ड टैक्स है, विद हेल्ड टैक्स है गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ जो, उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है, ठीक है, मतलब वो ऑफसेट हो जाता है। So this is the concept of withholding tax. अच्छा जी, typically the withholding tax is treated as a payment on account of recipient's one tax liability. किसके बिहाफ पे जमा कराया जाता है, रिसिपेंट ऑफ द मनी के बिहाफ पे फाइनल टैक्स लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, टैक्स इवेजन ना हो, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए ये जो टैक्स है ये डिडक्ट किया जाता है। When the withholding is made in advance, it may be refunded if it is determined when a tax return is filed, ठीक है, टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया, आपने डिडक्शंस लिखी, आपने अलाउंसेस लिखे, आपने जो है वो टैक्स क्रेडिट फाइल की, तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा जो एक्सेस मनी है। That the recipient's tax liability to the government which received the withholding tax is less than the tax withheld। तो फिर जब ओवरऑल एडजस्टमेंट हो जाती है तो विद होल्डिंग टैक्स क्या बन जाता है, विद होल्डिंग टैक्स इज नोन एज फाइनल विद होल्डिंग, ठीक है, फाइनल विद होल्डिंग कि गवर्नमेंट ने जो एक्चुअली होल्ड किया है आफ्टर ऑफसेटिंग, आफ्टर फाइलिंग रिटर्न ऑफसेट हो गया, तो फिर उसको फाइनल विद हेल्ड कहा जाता है, ठीक है जी। डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिसिपिएंट की टैक्स लाइबिलिटी को, क्योंकि ओबियसली उसने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और अपने बिहाफ पे टैक्स सबमिट करा दिया। अगर उसका टैक्स जो है टैक्स एक्सपेंस एक्सेस आ रहा है एज़ कम्पेयर टू विद होल्डिंग टैक्स, सो इस तरह से एडजस्टमेंट होती है विद होल्डिंग टैक्स की, ठीक है जी। सो ये जो थी हमारी डिस्कशन थी जिसमें वी डिस्कस्ड द फ्यू कॉन्सेप्ट्स अबाउट टैक्स इंसेंटिव्स, जिसमें टैक्स क्रेडिट डिस्कस किया, टैक्स डिडक्शंस डिस्कस किया, ठीक है, then we discussed tax shield as well, and then withholding tax is also known as tax deducted at source, ठीक है, एडवांस टैक्स डिडक्शन, एडवांस टैक्स डिडक्शन। बाकी जो 3 कॉन्सेप्ट्स थे ये
टैक्स की अमाउंट में सेविंग्स थी, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये एडवांस टैक्स एक्सपेंस है कि एडवांस आपने जो है वो टैक्स की अमाउंट सबमिट करा दी है पेयर ऑफ द मनी ने, रादर देन रिसिपिएंट ऑफ द मनी। समटाइम्स ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपके पास अकाउंट्स में डेटा में आपको अकाउंटिंग डेटा में मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। समटाइम्स आप सुहेल अफजल की बुक देखें तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है वो वैल्यू ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, इट मीन्स एडवांस टैक्स डिडक्टेड, ठीक है। सो विद होल्डिंग टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसमें फिर ऑफसेट करके बाद में टैक्स लाइबिलिटी फाइनली डिस्चार्ज हो जाती है। सो दीज 3 कॉन्सेप्ट्स वर रिगार्डिंग टैक्स इंसेंटिव्स, और ये जो कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। सो होप कि आपको क्लियर हो गए हैं कॉन्सेप्ट्स। इफ़ नॉट देन वी विल डिस्कस फर्दर इन Zoom session, right?